as per Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. अगर इस proportion sign को हटाया जाए तो एक constant आएगा k, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट इस k की वैल्यू डिपेंड करती है दो बातों पर. एक डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर रहे हैं. अगर मैं बात करता हूं इन सीजीएस सिस्टम, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, k की वैल्यू 1 होती है, k इज इक्वल टू 1, बट मीडियम हम क्या ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं वैक्यूम या एयर. फॉर एयर और वैक्यूम तो स्टूडेंट हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा F विच इज़ k विच इज़ 1 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो ज़्यादातर ये फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो SI सिस्टम में हम बात करते हैं, इन SI सिस्टम k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ये भी किसके लिए, मीडियम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर एयर और वैक्यूम. हम एयर और वैक्यूम एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में. नाउ यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या होता है स्टूडेंट, परमिटिविटी को आप जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में परमिशन बोल सकते हो. ये डिसाइड करती है कि किसी मटेरियल में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगी. तो परमिटिविटी डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर. मीडियम के चेंज होने से परमिटिविटी चेंज हो जाती है. एप्सिलॉन नॉट लगा है तो इसका मतलब ये जो परमिटिविटी है इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे. तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बनता है F विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो स्टूडेंट कूलम्स लॉ में सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है. इसके साथ मैं बात करता हूँ, अगर मैं वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर जस्ट द इंसुलेटर्स. डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं. जैसे ये पेन प्लास्टिक का है, बट इसे अगर मैं अपने हेयर के साथ रब करता हूँ, इसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. डैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये चार्जेस जो डेवलप हुए, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, बट ये कंडक्टर नहीं है. विदाउट कंडक्टिंग इट कैन शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. सो इसे मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलता हूँ. इसी तरह प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, सिल्क, रबर, एबोनाइट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो किस तरह से चेंज हो जाता है. स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है. कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जिसे हम कैपिटल K से डिनोट कर रहे हैं. तो जो न्यू फोर्स होगा विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K, तो मेरा जो न्यू फोर्स होगा वो होगा F डैश विच इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय कैपिटल K. तो स्टूडेंट मेरा जो फोर्स होगा, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, जब उन चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर एज मीडियम था, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से जो न्यू फोर्स है वो K टाइम्स डिक्रीज हो गया है. तो आप ये कह सकते हो ये जो परमिटिविटी है ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन मीडियम बन गई है. तो ये कैसे लिखा जा सकता है, यू कैन से F, जो कि ये नया फोर्स है, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. स्टूडेंट कई जगह एक रिलेशन भी सामने आया है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं. इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है. इसको एप्सिलॉन r भी बोल सकते हो. बेसिकली ये रेशियो होता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस प्लेस्ड इन गिवन मीडियम. नाउ इसका जब रिलेशन सॉल्व करते हैं तो रिलेशन आता है एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r आ जाता है.
और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला यही बन जाएगा, क्योंकि 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारा वही इनिशियल फॉर्मूला है जो हमने तब बनाया था जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम था। तो आपका नया फॉर्मूला एफ डैश कन्वर्ट हो जाता है एफ डिवाइडेड बाय के, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मीडियम के आने से फोर्स चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा बेसिक कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन के अंदर वो आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, टू इक्वल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when plastic sheet is inserted between the two? स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास 2 बॉल्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं और उन्हें एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के साथ उसे सस्पेंड किया गया है। एज यू नो, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव का चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, तो ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये एक दूसरे पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। मीन्स अगर इन पे चार्ज मैं क्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो इनके ऊपर फोर्स होगा F, विच इज़ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो हमने सिमिलर और इक्वल कंसीडर किया है। सो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। नाउ अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इनके बीच में एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी जाए तो बताओ न्यू फोर्स क्या होगा। स्टूडेंट एज यू नो, plastic is a dielectric. Plastic is a dielectric. Let us consider इसका dielectric constant है कैपिटल K। तो आपको पता है जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो चार्जेस के बीच में आ जाता है तो उनका फोर्स जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड हो जाता है। मीन्स उसका फोर्स क्या रहेगा, F डैश विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जो न्यू फोर्स होगा F डैश वो हो जाएगा F बाई K। कब, जब एक प्लास्टिक की शीट इसके बीच में इंसर्ट कर दी जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। सो स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 4 point charges capital Q, small q, capital Q, small q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. Student एक फिगर गिवन है इस तरह से, there are 4 charges Q, Q, Q and Q, और जो स्क्वायर की साइड है वो है A। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q। हमें इन दोनों में से किसी एक चार्ज पर रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हाउ कैन वी कैलकुलेट, इट इज आल्सो ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, दिस इज थर्ड चार्ज, ये तीनों चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा। अगर स्टूडेंट मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, ये डिस्टेंस मेरे पास, अगर ये डिस्टेंस भी a है तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनस। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस? अगर मैं इस डिस्टेंस को, इसे a, इसे b, इसे c कंसीडर कर लूं तो ac की वैल्यू क्या रहेगी, ac स्क्वायर विच इज इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट 2a। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2a। ओके, नाउ वन बाय वन
सभी फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव के चार्जेस हैं तो ये इसे रिपेल करेगा। फर्स्ट फोर्स F1 यहाँ पर होगा। इसी तरह ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसे रिपेल करेगा, डेट इज़ F2। और आप देखेंगे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगा रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो जो F1 और F2 होगा दोनों सेम रहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ K Q अपॉन A स्क्वायर। नाउ ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज इस फोर्स को हम F3 से डिनोट कर रहे हैं, डेट इज F3। तो स्टूडेंट F3 की वैल्यू क्या रहेगी, विच इज K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। ये चार और ये चार एक दूसरे से √2a डिस्टेंस पर है, तो √2a स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं। ये जो दो फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो यहाँ हम वेक्टर लॉ एडिशन लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम F12 कंसीडर करते हैं, जो कि होगा यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का। तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, तो रिजल्टेंट रहेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यूज यू कैन राइट, स्टूडेंट F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आप इसे लिख सकते हो 2F1 स्क्वायर। F1 इसे F1 कंसीडर कर सकते हो, तो 2F1 स्क्वायर, तो आपके पास आएगा √2F1, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब F12 की डायरेक्शन भी ये रहेगी जो डायगोनल पे होगी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सो नेट फोर्स विल बी F3 प्लस F12। सो यू कैन राइट F3 रहेगा K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस दिस वन √2F1, एंड F1 इज K Q अपॉन a स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। सो F नेट विल बी, क्या कॉमन आ रहा है, K, also Q कैपिटल Q, also a स्क्वायर, क्या रह गया यहाँ पर K आ चुका है, Q आ चुका है, a प्लस √2 small q. So this is the right answer. Okay students, so this will be the net force on the charge.